हेलो एवरीवन। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स में, जो कि है ध्वनि यानी साउंड। ध्वनि ध्वनि पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि जो ध्वनि है वो किस तरीके की ध्वनि है, वो किस तरीके की वेव है, यानी कि ध्वनि किस तरीके की तरंग है। अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है, ये आता है। या फिर ये आएगा कि प्रकाश किस तरीके की तरंग है। प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश है या जो प्रकाश है वो किस तरीके की तरंग की कैटेगरी में आता है, ये क्वेश्चन आएगा। या फिर आएगा कि मानव की श्रवण क्षमता क्या है, मानव कितनी कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। यह आएगा ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, या सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि, इको के ऊपर आता है अनुरण, यानी कि जो हमारे सिनेमा घर होते हैं या जो बड़े बड़े हॉल होते हैं, ऑडिटोरियम, उनके जो दीवारें होती है उधर पे पर्दा क्यों लगाया जाता है, खुरदरी क्यों बनाई जाती है, ये सब। इसके बाद में सोनार के ऊपर पूछ देता है। सोनार, जो हमारी सोनार है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किस पे वर्क करती है। ये सारे क्वेश्चन ये ध्वनि वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ध्वनि यानी साउंड क्या होता है। जब भी हम डेली लाइफ में कुछ भी सुनते हैं तो वो सारी ध्वनियां होती है, चाहे बातचीत हो या किसी भी मोटर व्हीकल की आवाज हो, या जो चिड़िया हैं उनकी फुसफुसाहट हो, यानी उनकी चहचहाट हो। ये सारी क्या है, ध्वनि होती है। ध्वनि क्या होती है, किसी भी वस्तु के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होता है वही क्या है, ध्वनि है। किसी वस्तु द्वारा कंपन जो उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, हम ध्वनि बोलते हैं। अब ध्वनि, ठीक है, ये हुई ध्वनि। अब ध्वनि के काम क्या क्या है। ध्वनि से ही हम आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की आवाज सुनते हैं, ये सारे इसके काम है। अब तरंग क्या होती है। ध्वनि 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 का संचरण कैसे होता है। एक तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि इसे जो ध्वनि है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होगी। और ध्वनि तीनों ही माध्यम में गति कर सकती है। जो ध्वनि है वो तीनों ही माध्यम में गति करती है। बाय, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तीनों ही माध्यम में ये गति करती है। इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये किसके द्वारा संचरण करती है, ये तरंगों के द्वारा संचरण करती है। जो ध्वनि होती है वो किसके द्वारा संचरण करती है, तरंगों के द्वारा संचरण करती है। और जो ध्वनि है वो निर्वात में संचरण नहीं करती, यानी ये निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात में ये क्या है, नहीं चल सकती। अब तरंग कितने प्रकार की होती है। तरंगे, फिजिक्स में हम दो ही तरंगों को पढ़ते हैं, एक यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक वेव्स में हम दो तरीके की तरंगों को पढ़ते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है। अनुप्रस्थ तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। वे तरंग या वे यांत्रिक तरंग जो वे यांत्रिक तरंग जो जिनमें वस्तु की संचरण, यानी कि जो वस्तु की ध्वनि का संचरण लंबवत होता है, जो माध्यम के लंबवत होता है। अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी होती हैं,
जिनमें वस्तु की ध्वनि का संचरण जिस माध्यम में चल रही है उसमें लंबवत होता है। और इसमें क्या है, जो ध्वनि का संचरण होता है उसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं। यानी ये कैसे, इसमें क्या है, श्रृंग और गर्त बनते हैं। ये क्या होता है, श्रृंग, और ये क्या होता है, गर्त। श्रृंग और गर्त किसे बोलते हैं, जो तरंग है उसका सबसे ऊपरी भाग, जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं हम, श्रृंग। और जो सबसे निचला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गर्त। यानी जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो श्रृंग और गर्त के रूप में संचरण करती हैं। ये हो गया। अब अनुप्रस्थ तरंगें होती कौन कौन सी है, अनुप्रस्थ तरंगें होती कौन कौन सी है। एक तो जो हमारे तालाब में या कोई भी जल की सतह पर चलने वाली तरंगें कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। जो जल की सतह पर तरंगें चलती है वो कौन सी तरंगें होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और जो प्रकाश तरंगें होती है वो कौन सी प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ तरंगों की प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ तरंगों के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये तीनों माध्यम में नहीं चलती है। अनुप्रस्थ तरंगें तीनों माध्यम में नहीं चलती है। जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो प्रकाश में नहीं चलती, अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो गैस में नहीं चलती। इनके लिए द्रव या ठोस माध्यम की आवश्यकता होती है। इनके लिए किसकी, द्रव या ठोस माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये द्रव में सिर्फ सतह पर चलती है। यानी ये अनुप्रस्थ तरंगें जो द्रव होता है, द्रव में सिर्फ सतह पर चलती है, बाकी ठोस में चलती है। ठीक है, अब यहीं पे हम देख लेते हैं, यहीं पे कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं डेफिनेशन, आयाम की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। आयाम क्या होता है, आयाम जो तरंग की माध्य स्थिति से कण के सबसे ज्यादा विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, उसका आयाम बोलते हैं। जो कण है माध्य स्थिति से, जो कण है उसकी माध्य स्थिति से सबसे ज्यादा विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, उसका आयाम बोलते हैं। चाहे ये आयाम ले लो चाहे ये आयाम ले लो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला पॉजिटिव लिया जाएगा तो ये वाला कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, आयाम के बाद में तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य की क्या डेफिनेशन होती है। अच्छा हाँ, ये आयाम एक विस्थापन है। आयाम क्या है, एक विस्थापन है। इसलिए हम आयाम को क्या लेते हैं, मीटर में। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर। आयाम की यूनिट क्या होती है, मीटर। और तरंग दैर्ध्य दो सुरंग या दो गर्त के बीच की, जो दो सुरंग है और दो गर्त है उनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ये दो सुरंग के बीच की दूरी ले लो या यहां से दो गर्त के बीच की दूरी ले लो, उसे हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक,
अब आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? किसी कण द्वारा का एक कंपन में लिया गया समय को हम क्या बोलते हैं? एक कंपन में लिया गया समय को हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। या कोई भी एक कण या एक तरंग द्वारा एक कंपन में लिया गया समय को हम क्या बोलते हैं? उसका आवर्तकाल बोलते हैं। यानी कोई एक तरंग है या एक कोई कण है, वो एक कंपन मतलब एक सुरंग और एक गर्त, एक सुरंग और एक गर्त को क्या बोलते हैं? उसका एक कंपन बोलते हैं। ये जो टाइम होगा ये क्या होगा? यहां से, यानी यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो समय वो लेगा वो उसका क्या होगा? आवर्तकाल होगा। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो समय लेगा उसे क्या बोलेंगे? उसका आवर्तकाल बोलेंगे। इसे हम किसमें, इसकी यूनिट क्या होती है? समय को हम हमेशा सेकंड में लेते हैं। समय को हम किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। अब आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? एक तरंग द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपन को क्या बोलते हैं? हम आवृत्ति बोलते हैं। एक तरंग द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपन को हम क्या बोलते हैं? उसकी आवृत्ति बोलते हैं। और इसे हम किसमें, इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। यानी इसे हम किसमें नापते हैं? हर्ट्ज में। और जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति F इक्वल टू 1/T होती है। यानी कि ये आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा आवर्तकाल के टाइम पीरियड की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, ये क्या हो गया? आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल और आवृत्ति। यहीं से हमने सारी चीजें कम कर ली। अब आवृत्ति, ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी आवृत्ति हम कितनी बोलते हैं? 50 हर्ट्ज। यानी कि वो एक सेकंड में 50 बार आती जाती है। एक सेकंड में 50 बार आती जाती है। यानी वो एक सेकंड में 50 बार कंपन करती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसकी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये क्या हो गया? अनुप्रस्थ तरंग। अब हम देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अब कौन सी है? अनुदैर्घ्य। कौन सी? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग है, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगों को कैसे डिफाइन करते हैं? जब जो तरंग है वो जिस माध्यम में चलती है, तरंग जिस माध्यम में चलती है, यदि अणुओं का कंपन माध्यम के समानांतर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। जब कणों का कंपन जब माध्यम के समानांतर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। अब इसमें जो तरंग संचरण है वो कैसे होता है? संपीड़न और विरलन, संपीड़न, कंप्रेशन और विरलन के कारण होता है। कैसे? जहां पे अणुओं की जो सघनता है वो ज्यादा होगी वहां पे क्या हो जाएगा? संपीड़न हो जाएगा। जहां अणु
दूर दूर होंगे वहां पे क्या होगा, विरल हो जाएगा। यानी ये कैसे चलेगी, इसमें कई स्थितियां बनती हैं। ऐसे ये एक स्थिति बनी, इसमें क्या है, ये संपीड़न है, फिर विरलन कैसे होगा, ये विरलन है, फिर एक स्थिति ये बनी, इसमें संपीड़न ये हो गया, विरलन ये हो गया, फिर संपीड़न ये हो गया। ये क्या है, ये है संपीड़न, ये क्या है संपीड़न, ये क्या है विरलन, और ये क्या है संपीड़न, और ये क्या है विरलन। ठीक है, ये क्या है संपीड़न, ये क्या है विरलन, ये संपीड़न और विरलन दोनों। संपीड़न मतलब जब ध्वनि चल रही है तो ये क्या है, संपीर्ण हो गई, यानी कंप्रेस हो गई, यानी यहाँ पे अणुओं का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे ध्वनि फैल गई, यहाँ पे क्या अणुओं का जो अणु होंगे वो दूर दूर होंगे, और ये दोनों की माध्य स्थिति है। तो ये संपीड़न विरलन क्या होता है, ये हो गया। अब अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण क्या है, अनुप्रस्थ ने अनुदैर्ध्य के उदाहरण क्या है, ध्वनि तरंग। जो ध्वनि तरंग है वो कैसी है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की है। और जो अनुदैर्ध्य में तरंग संचरण होता है वो तीनों माध्यमों में होता है, यानी गैस है उसमें भी होता है, द्रव है उसमें भी होता है, ठोस है उसमें भी होता है। लेकिन क्या होता है कि जो ठोस में होता है, तरंग संचरण की जो स्पीड ठोस में होती है वो द्रव में नहीं, उससे कम द्रव में होती है, और उससे कम किस में होती है, गैस में। सबसे ज्यादा किस में होती है, ठोस में होती है, फिर होती है द्रव में, फिर होती है गैस में। ठीक है, अनुदैर्ध्य में तीनों अवस्थाओं में संचरण होता है। सबसे ज्यादा संचरण यानी जो संचरण स्पीड है जो वो किस में होती है, वो ठोस में होती है, उसके बाद में द्रव में होती है, फिर किस में होती है, गैस में होती है। अब जो ये क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा आता है, आप कोई भी बुक देखोगे उसमें सबसे पहले साउंड यानी ध्वनि का सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है, या दोनों, या नन ऑफ दी, ये ऑप्शन उसमें दिए रहेंगे। और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है। ऐसे ही पूछ लेगा ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है। इसका सबसे सिंपल एक ही है, ये अनुप्रस्थ लिख दिया मैंने। ठीक, इसमें हमें क्या देखना है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है, यानी कि अणु को मैंने कैंसिल आउट किया, धा को मैंने लिया, तो ये मेरी क्या बन गई, ध्वनि। ये मेरी कौन सी बन गई, ध्वनि। और ऐसे ही अणु को मैंने कैंसिल आउट किया तो मेरे पास क्या आया, प्रस्थ, यानी कि प्रकाश। इसी तरीके से हमें याद करना है, जो अनुदैर्ध्य है वो ध्वनि है, यानी कि धा मतलब ध्वनि, यानी कि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है, ध्वनि तरंग। अणु को मैंने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या बचा, प्रस्थ, यानी प्रा मतलब प्रकाश। ऐसे हमें याद करना है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ठीक है, ये इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको ये दोनों याद रहेंगी और एक नंबर आपका पक्का है। यदि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपका एक नंबर पक्का है। ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम, यानी ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चनों में एक है। इस वाले चैप्टर में यदि 10 बार कोई क्वेश्चन, यदि 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये इस क्वेश्चन की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 बार है लगभग। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग।
अब आती है ध्वनि की चाल। क्या आती है? ध्वनि की चाल। ध्वनि की अभी हम देख चुके हैं ध्वनि। ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि की जो चाल होगी वो तीनों माध्यमों में होगी। अनुदैर्ध्य तरंगें तीनों माध्यम में चलती है, द्रव, गैस और ठोस। इसलिए ये क्या है? ये तीनों माध्यम में गमन करेगी, ये निर्वात में नहीं चलती। जो ध्वनि तरंग है वो निर्वात में नहीं चलती है, ये हम बता चुके हैं। इसके अलावा ध्वनि तरंगों का हमने देखा था, जो अनुदैर्ध्य तरंगें थी उसमें सबसे ज्यादा गति कौन से माध्यम में थी? ठोस में। फिर किस में थी? द्रव में। फिर किस में थी? यानी गैसियस फॉर्म में। और फिर किस में थी? गैस में। ऐसा ही इसमें है, जो ध्वनि तरंगें हैं वो सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है? ठोस में। और फिर किस में होती है? फिर होती है द्रव में। और फिर किस में होती है? फिर होती है गैस में। ठीक है। अब ये ध्वनि तरंगों में सबसे ज्यादा स्पीड किस किस उसमें होती है? किस वस्तु में होती है या किस मेटल में होती है? सबसे ज्यादा स्पीड, सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है? एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा होती है एल्यूमिनियम में। कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? सबसे ज्यादा चाल किस में होती है? एल्यूमिनियम में, जो कि कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। जो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी? एल्यूमिनियम में। और वो कितनी होगी? 6420 मीटर प्रति सेकंड। वायु में कितनी होती है? वायु में होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। एक और आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितनी होती है? हाइड्रोजन में इसमें होती है 1236 मीटर प्रति सेकंड। ये होती है ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? एल्यूमिनियम में। कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। फिर किसमें होती है? वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड। और फिर किसमें होती है? हाइड्रोजन में 1236 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। अब जो ध्वनि की चाल है वो किस पे निर्भर करती है, या किससे इसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है? यदि हम माध्यम को गर्म कर दें, यानी कि हम माध्यम को या कोई भी हमारे पास वस्तु है उसे हम गर्म कर दें, तो ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी। माध्यम के गर्म होने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। और ये क्वेश्चन आता है कि यदि माध्यम में ताप बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी या घटेगी? तो बिल्कुल बढ़ेगी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरसात में हमें ध्वनि ज्यादा क्यों सुनाई देती है इन कंपैरिजन टू किसके? गर्मियों के। तो जो बरसात में ध्वनि की चाल है वो बढ़ जाती है किसके कंपैरिजन में? गर्मियों के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि बरसात में जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो द्रव जल की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए हमें क्या है? जो वायु होती है वो कैसी होती है? आर्द्र हो जाती है। यानी कि जो वायु है वो कैसी हो जाएगी? आर्द्र वायु हो जाएगी। इससे कि हमें जो ध्वनि की तरंगें है वो ज्यादा दूर तक सुनाई देती है। ठीक। ऐसे
पूछा जाता है कि रात में ध्वनि की तरंगें हमें, यानी रात में हमें हमारी जो आवाज है वो ज्यादा दूर तक पहुंच जाती है दिन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि रात में जो आवाज है वो दूसरी आवाजों से कैंसिल आउट नहीं होती है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल समझ में आ गई। ध्वनि की चाल हर एक माध्यम में अलग अलग होती है। अब मानव की श्रवण क्षमता। मानव की श्रवण क्षमता, मानव की श्रवण क्षमता। मानव की श्रवण क्षमता, जो मनुष्य होता है वो हर एक आवृत्ति की ध्वनियां नहीं सुन सकता। यानी कि जो हम हैं, हम हर एक आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुन सकते, और हर एक की सुनने की क्षमता अलग अलग होती है। यानी मनुष्य की और भी जो जानवर हैं उनसे सुनने की क्षमता अलग होती है। कुत्ते की सबसे ज्यादा बोली जाती है, जो कुत्ता होता है उसकी श्रवण क्षमता सबसे ज्यादा बोली जाती है मनुष्य यानी कि जानवरों में। तो हर एक की श्रवण क्षमता अलग अलग होती है। अब कुछ ध्वनि होती है वो श्रव्य ध्वनियां होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं। श्रव्य ध्वनियां कौन सी हैं? वो ध्वनि जो हम सुन सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि। फिर आती है अश्रव्य ध्वनि, वे ध्वनियां जिनकी आवृत्ति श्रव्य ध्वनि से कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अश्रव्य ध्वनि। फिर आती है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि कौन सी होती है? वह ध्वनि या वह साउंड जिसकी जो आवृत्ति है वो श्रव्य ध्वनि से ज्यादा हो, श्रव्य ध्वनि से ज्यादा हो। अब देखते हैं श्रव्य ध्वनि। जो श्रव्य ध्वनि है इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। यानी कि जो मनुष्य है वो मनुष्य कितनी ध्वनि, कौन सी आवृत्ति की ध्वनि सुनता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। जो मनुष्य है वो कितनी ध्वनि सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इससे कम, जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से जो कम होती है ध्वनि उसे हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अश्रव्य ध्वनि, ये ध्वनि कुछ जानवर सुन सकते हैं। यानी कि ये जो ध्वनि होती है 20 हर्ट्ज से कम, ये कुछ जानवर सुन सकते हैं। जब पृथ्वी पर भूकंप आता है तो अश्रव्य ध्वनि उससे निकलती है। यानी भूकंप आने से पहले अश्रव्य ध्वनि निकलती है। तो कुछ जानवर ये अश्रव्य ध्वनि सुन लेते हैं और वो चिंतित हो जाते हैं, यानी कि वो भगदड़ करने लगते हैं और वो घबरा से जाते हैं कि अब क्या हो रहा। यानी कि ये कुछ अजीब सी ध्वनि है जो हम नॉर्मली पर्यावरण में नहीं सुनते हैं, ये अजीब ध्वनि है। तो ये क्या है? तो क्या होता है कि कुछ जानवर जो भूकंप आने से पहले उसका अवलोकन कर लेते हैं या उसे जान लेते हैं वो कौन सी अश्रव्य ध्वनि होती है। यानी भूकंप आने से पहले अश्रव्य ध्वनि निकलती है, उसे कुछ जानवर क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। तो अश्रव्य ध्वनि। अब पराश्रव्य ध्वनि कौन सी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जिसकी आवृत्ति होती है वो कौन सी होती है? जिसकी आवृत्ति
20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। पराश्रव्य ध्वनि कब निकलती है, जो हमारे जेट जो अभी अल्ट्रासोनिक वाले वायुयान है वो पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं, जिससे कि हमारी ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है। उसके अलावा जो हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं उसमें क्या हमारी पराश्रव्य ध्वनि का यूज होता है। तो पराश्रव्य ध्वनि के यूज भी है, उससे कुछ हमें हानियां भी है। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि भी हो गई। अब मानव की अब ध्वनि तीव्रता देखते हैं। ध्वनि तीव्रता ध्वनि की तीव्रता क्या है, जब हम बोलते हैं किसी भी वस्तु से जब ध्वनि निकलती है तो उसकी एक तीव्रता होती है, यानी कि वो कितनी तीव्र गति से संचरण कर रही है, यानी कितनी तीव्र गति से संचरण कर रही है, वही उसकी तीव्रता होती है। अब तीव्रता हर एक जो भी हम बात करते हैं या जो यंत्र है उससे जो ध्वनि निकलती है उसकी तीव्रता अलग अलग होती है। इससे 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 जो हम है यानी मनुष्य के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ज्यादा तीव्रता की ध्वनि ज्यादा देर तक या ज्यादा समय तक हम सुनते हैं तो हमारे जो कान के पर्दे है ना वो खराब हो जाते हैं, या हम एकदम से ज्यादा तीव्रता की ध्वनि सुनेंगे तो हमारे कान के पर्दे क्या है, फट जाएंगे। इसलिए WHO ने उसकी एक समय सीमा निर्धारित की है कि एक स्वास्थ्य मनुष्य के लिए कितनी तीव्रता की ध्वनि सुनना सही है। इससे ज्यादा सुनेगा तो क्या हो जाएगा, ये सब किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो WHO है उसने जो ध्वनि है उसकी तीव्रता क्या निर्धारित की गई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ध्वनि की तीव्रता नापते किसमें, ये भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो इसकी ये इकाई क्या होती है, तीव्रता की इकाई क्या होती है, इकाई होती है डीबी। इसकी तीव्रता की इकाई क्या होती है, डीबी, यानी कि डेसिबल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको कई एग्जाम में मिल जाएगा कि जो ध्वनि है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो वो क्या है, डेसिबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आता है, ये हो गया। अब ध्वनियां जो हम फुसफुसाहट करते हैं यानी हम किसी के कान में कुछ बोलते हैं तो उसकी क्या तीव्रता होती है, तो उसकी 15 से 20 डीबी होती है। जो फुसफुसाहट है वो कितनी तीव्रता की होती है, 15 से 20 डीबी। जो आम बोलचाल है, जो आम बोलचाल है वो किस तीव्रता का होता है, उसकी क्या परास होती है, वो होता है 30 से 60 डीबी का। अब किसी की जो आवाज है वो धीमी होती है, यानी उसकी तीव्रता क्या होती है, कम होती है। किसी की जो आवाज होती है वो तेज होती है, उसकी तीव्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए हम इसमें क्या लेते हैं, परास लेते हैं एक, कि 30 से लेके 60 डीबी तक। जो कारखाने हैं और जो यंत्र हैं, कारखाने और यंत्र में कितने डीबी होती है, 100 से लेके 110 डीबी तक। फिर जो जेट या वायुयान, इनकी होती है 140 से लेके 150 डीबी। ये कभी जो तीव्रता की जो परास है वो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कारखाने बोल दे, या फिर बोल दे कि ट्रेन होती है उसकी ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, तो
110 से एक वो 100 से लेके 110। जेड या वायु यानी कि पूछ ले तो 140 से 150। अब जो WHO है, WHO ने कुछ स्टैंडर्ड कुछ स्टैंडर्ड बता रखे हैं कि इस तीव्रता की ध्वनि सुनोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि आरामदेह ध्वनि यानी जो स्वास्थ्य शरीर के लिए है वो कितनी ध्वनि है, वो 45 dB। यानी कि एक स्वास्थ्य मनुष्य है वो 45 dB तक ध्वनि सुनेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 45 dB क्या है, एक स्वास्थ्य मनुष्य के सुनने की क्षमता है, यानी कि ये 45 dB तक। अब कोई शोर है, शोर को सुनने की क्षमता जो WHO बोलता है वो बोलता है 85 dB तक का शोर आप सुन सकते हो। यानी कि जो 85 dB तक की ध्वनि है वो आप सुन सकते हो शोर। और आपके बर्दाश्त करने की सीमा कितनी है, शोर को बर्दाश्त करने की सीमा क्या है, सीमा कितनी है, वो है 90 dB। यानी कि आप 90 dB तक जो भी शोर हो रहा है उसे बर्दाश्त कर सकते हो। और 90 dB से ज्यादा की ध्वनि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो WHO बोलता है वो कितनी ध्वनि को बोलता है, 90 से ज्यादा, 90 dB यानी 90 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, ये हो गया तीव्रता। ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन ये क्या होता है, परावर्तन शब्द हम पहले भी सुन चुके हैं। यानी पहले किसका हमने परावर्तन देखा था, पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन। ऐसे ही ध्वनि का परावर्तन भी होता है। यानी कि जब हम बोलते हैं तो ध्वनि किसी वस्तु या किसी वस्तु से टकराने के बाद हमारे कान के पर्दे पर पड़ती है, जब भी हमें सुनाई देती है। यानी जब हम बोलते हैं तो ध्वनि किसी ना किसी वस्तु पर पड़ के हमारे कान पर पड़ती है, जब हमें सुनाई देता है तो क्या होता है, ध्वनि का भी परावर्तन होता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है वैसे ही क्या है, ध्वनि का भी परावर्तन होता है। ध्वनि के परावर्तन के यूज भी है, उसे हम पढ़ेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है। ध्वनि का परावर्तन होता है, तो ये ध्वनि का परावर्तन कहाँ से होता है। ध्वनि का परावर्तन या तो जो दीवारें हैं, पहाड़ है, उनसे क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है। एक आती है प्रतिध्वनि, क्या होती है, ईको क्या होती है, प्रतिध्वनि क्या होती है। जब ध्वनि ईको क्या होती है, ईको का नाम सुना होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ईको हो रही है, यानी इस रूम में बहुत ज्यादा ईको हो रही है, तो वो क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है। जब ध्वनि चमकदार या पॉलिश की हुई सतह से परावर्तित होकर आती है तो उसे क्या बोलते हैं, ध्वनि का प्रतिध्वनि। जब ध्वनि आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। प्रतिध्वनि यानी जो ध्वनि है हमारे कान पर 0.1 सेकेंड तक अपना असर छोड़ती है, यानी कि 0.1 सेकेंड तक हमें ध्वनि सुनाई देती है। कोई भी हम जो ध्वनि सुनते हैं जो वो हमारे कान पर कितने टाइम पीरियड तक रहती है, 0.1 सेकेंड तक रहती है। तो जो प्रतिध्वनि है वो हमें कितने टाइम तक सुनाई देगी, सिर्फ 0.1 सेकेंड तक। और प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए जो व्यक्ति है उस वस्तु से 17 किलोमीटर, यानी 17 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, 17
मीटर, 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति है और जो वस्तु है उससे वो प्रतिध्वनि सुनना चाह रहा है, उसमें कितनी दूरी होना चाहिए? कम से कम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए जब आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। प्रतिध्वनि क्या है? ध्वनि का एक तरीके से परावर्तन है। ध्वनि का क्या है? एक तरीके से परावर्तन ही है प्रतिध्वनि। जब जो ध्वनि हम बोलते हैं वो प्रति उत्तर में हमें सुनाई दे, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिध्वनि बोलते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो वस्तु है और जो व्यक्ति है और जो वस्तु है उसमें 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। अब अनुरण क्या है? अनुरण आप क्वेश्चन आता है कि अनुरण क्या है? जो प्रतिध्वनि है वो बार बार परावर्तित होकर हमें सुनाई दे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुरण बोलते हैं। ये होता कहां पे है? ये बंद जो हॉल होते हैं उसमें होता है। जब बंद हॉल होगा तो उसमें जो दीवारें होंगी, दीवारें क्या लगभग चिकनी होती है क्योंकि उन पे पेंट होता है। तो जो भी वक्ता है, जो व्यक्ति है, वो बोलेगा तो वो उसकी ध्वनि क्या गूंजने लगेगी, जो हॉल में गूंजने लगेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं कि अनुध्वनि का जो साउंड है उसका क्या हो रहा है? रिफ्रेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? अनुरण हो रहा है उसका। अब अनुरण को रोकने के क्या तरीके हैं? या तो हम दीवारों पे पर्दे लगा दें, या हम क्या कर दें? दीवारों पे पर्दे लगा लें, या फिर हम क्या करें? दीवारों को खुरदुरी बनाएं जिससे कि उसका क्या है? जो ध्वनि है उसका परावर्तन ना हो पाए। ठीक है, ये हो गया अनुरण। अब हम देखते हैं सोनार क्या है। सोनार